हेलो हिंदी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो से हम फिर से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं और इसमें मैं आपको रीतिकाल करवा चुकी थी। रीतिकाल पूरा करने के बाद उससे संबंधित जो प्रश्न थे वो भी हमने कर लिए थे। तो रीतिकाल के पश्चात आधुनिक काल से फिर से हम ये वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो हिंदी विषय से संबंधित जितने भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, चाहे वो नेट है, जेआरएफ है, स्लेट है, स्टेट हैं और आरटेट है, जो भी हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाएं हैं उनके लिए आपके लिए ये बेहद उपयोगी सिद्ध होंगी। और अगर आपको ये सारी वीडियो देखनी है एक साथ, तो प्लेलिस्ट में मैंने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, तो वहाँ पर मैं ये सारी वीडियोज़ इकट्ठी डाल रही हूँ। तो आप वहाँ से भी पिछली जो हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल पढ़ चुके हैं तो आप उनको वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो आधुनिक काल हम शुरू करने जा रहे हैं। आइए इसे शुरू करते हैं। आधुनिक काल, थोड़ा सा एक बार स्क्रीन को मैं बड़ा कर रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। अधिकांश विद्वानों ने, हाँ देखिए, शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमने जो आधार सामग्री के रूप में जो पुस्तक ली थी, अगर आप उसका नाम भूल गए हो तो मैं फिर से एक बार याद दिला दूँ। ओंकार नाथ वर्मा की लिखी हुई पुस्तक है हिंदी साहित्य का तथ्यपरक अध्ययन, जो कि उपकार पब्लिकेशन से हैं। उस पुस्तक को आधार बनाकर मैं आपकी ये तैयारी करवा रही हूँ। तो शुरू करते हैं। आधुनिक काल। अधिकांश विद्वानों ने हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक काल का समय संवत 1900 विक्रमी से 1980 विक्रमी अर्थात सन के हिसाब से क्या हो जाएगा, 1843 ईस्वी से 1923 तक माना है। संवत में कहेंगे तो संवत 1900 विक्रमी से 1980 और ईस्वी में कहेंगे 1843 से 1923 तक स्वीकार किया है। डॉक्टर त्रिभुवन सिंह ने 1857 से 1947 ईस्वी तक की अवधि को जागरण काल कहा है और 1947 ईस्वी से आज तक की अवधि को आधुनिक काल कहा है। ये डॉक्टर त्रिभुवन ने कहा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि हर एक विद्वान के द्वारा उनकी जो समय सीमा है या नाम है तो कुछ अलग हो सकता है विद्वानों के अनुसार। तो आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर त्रिभुवन ने इसे जागरण काल कहा है 1857 से 1947 तक और बाद को आधुनिक काल कहा है। डॉक्टर बच्चन ने स्वच्छंदतावाद को आधार मानकर आधुनिक काल का उपविभाजन इस प्रकार किया। कैसे? उन्होंने पुनर्जागरण काल कहा 1857 ईस्वी से 1900 तक के समय को, फिर पूर्व स्वच्छंदतावाद काल कहा 1900 से 1920 ईस्वी को, स्वच्छंदतावाद काल कहा 1920 से 1940 और उत्तर स्वच्छंदतावाद काल कहा 1940 ईस्वी से डैश डैश, यानी कोई सीमा नहीं रखी, अब तक कह सकते हैं। ये डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार है, ये भी आपको स्मरण रखना है। पहला दशक प्रगति और स्वतंत्रता का द्वंद्व था, उनके अनुसार। दूसरा दशक संतुलन की खोज और आधुनिकता है। तीसरा दशक आधुनिकता बोध की रचनाएं हैं। तो ये डॉक्टर बच्चन के अनुसार हैं। इनमें से जैसे कैसे भी प्रश्न पूछ लें कि संतुलन की खोज और आधुनिकता यानी दूसरा दशक किसके द्वारा माना गया है, तो डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा, ठीक है। और क्योंकि आधुनिक काल के नाम तो हम जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसको गद्य काल कहा था, मिश्र बंधुओं ने आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा था, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने उसको आधुनिक काल कहा था। उसके पश्चात भक्ति काल एवं रीतिकाल की वार्ताओं, जो वार्ता साहित्य लिखा गया एवं टीकाओं के माध्यम से हिंदी गद्य का शुभारंभ हुआ था। जो वार्ता साहित्य लिखे गए थे, 84 वैष्णव की वार्ता था, 252 वैष्णव की वार्ता था, जो किसके द्वारा लिखे गए थे, गोकुलनाथ के द्वारा लिखे गए थे। ये वार्ता साहित्य मानते हैं कि हिंदी गद्य का शुभारंभ हुआ। हिंदी गद्य का सबसे प्राचीन नमूना 14वीं शताब्दी में रचित गोरखसार ग्रंथ में मिलता है, ठीक है। इनकी भाषा कैसी है, इसकी भाषा कैसी है, खड़ी बोली की बजाय ब्रज भाषा के अधिक नज़दीक दिखती है। जो ये लिखा गया गोरखसार, ये खड़ी बोली की बजाय ब्रज भाषा के अधिक नज़दीक
दिखाई देता है। सम्राट अकबर के समय में गंग कवि ने चंद छंद वर्णन की महिमा, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, अक्सर इससे संबंधित प्रश्न आ जाता है, ध्यान रखना है। चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि के द्वारा लिखी गई थी, सम्राट अकबर के समय लिखी गई थी और खड़ी बोली में लिखी गई थी। खड़ी बोली गद्य की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। 1741 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ की रचना की और खड़ी बोली में की। ठीक है, राम प्रसाद निरंजनी जो हैं वो पटियाला दरबार के थे और उनका गद्य जो है वो बड़ा ही परिमार्जित था। कहते हैं कि भी गद्य की जो शुरुआत है सही रूप से सदा सुखलाल और लल्लूलाल से हम मान रहे हैं, लेकिन जो राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा लिखा गया गद्य था वो इतना परिमार्जित रूप था, जो ये इनसे सदा सुखलाल और लल्लूलाल से तो 60 साल पहले की बात है। ठीक है, और शुक्ल ने तो ये भी कहा है कि राम प्रसाद निरंजनी ही प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक है। अगली पंक्ति में देखिए क्लियर भी हो रहा है। परिमार्जित एवं शुद्ध खड़ी बोली गद्य की दृष्टि से भाषा योग वशिष्ठ, जो निरंजनी का ग्रंथ है, भाषा योग वशिष्ठ हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम गद्य लेखक माना जाता है। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राम प्रसाद निरंजनी प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक है। ठीक है, तो इनसे गद्य की शुरुआत मानी है। उसके पश्चात देखिए 1761 ईस्वी में पंडित दौलत राम ने जैन पद्म पुराण का भाषा अनुवाद किया। 4 मई 1800 ईस्वी को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, जिसने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता में हुई। ये भी प्रश्न बार बार आता है। और कब हुई? तो सन के ऊपर किसी पुस्तक में आपको 1801 भी देखने को मिलेगा और कहीं पर 1800 भी देखने को मिलेगा। तो ये इसका कोई कहता है कि 1800 में, कोई कहता है 1801 में। तो आप इन दोनों ही सन का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि ऑप्शन में किस प्रकार से पूछा गया है। अगर 1800 है तो वहाँ पर 1801 नहीं होगा और 1801 है तो 1800 नहीं होगा। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कहीं कहीं पर 1800 और कहीं कहीं पर 1801 में लिखा हुआ है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई कलकत्ता में, हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की उसने। फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइट्स हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। इन्होंने आगरा के लल्लूलाल जी को और आरा के रहने वाले सदल मिश्र को वहाँ पर भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया। ध्यान रखना है आपको, फोर्ट विलियम कॉलेज में इन दोनों को भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया था जॉन गिलक्राइट्स ने। जॉन गिलक्राइट्स की प्रेरणा से लल्लूलाल ने प्रेम सागर ग्रंथ लिखा। लल्लूलाल ने कौन सा ग्रंथ लिखा? प्रेम सागर ग्रंथ लिखा। और प्रेम सागर में क्या है? भागवत पुराण के दशम स्कंद की कथा का उसमें वर्णन किया गया है। ध्यान रखना आपको, प्रेम सागर की विषय वस्तु क्या है? भागवत के दशम स्कंद की कथा उसमें बताई गई है। और इनसे जुड़ी एक दो बातें मैं और बता दूं। इन्होंने कलकत्ता में एक प्रेस भी खोला था, ठीक है, जिसको बाद में ये आगरा में ले गए थे और उसका नाम इन्होंने संस्कृत प्रेस रखा था। ये लल्लूलाल जी ने रखा था। तो इनके रचना का नाम है प्रेम सागर। सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान नामक ग्रंथ की रचना की। अब सदल मिश्र ने क्या लिखा? नासिकेतोपाख्यान। ब्रज भाषा के साथ साथ सदल मिश्र की भाषा में हमें कुछ पूर्वीपन भी दिखाई देता है। ऐसा प्रश्न भी कई बार पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी भाषा में पूर्वीपन दिखाई देता है? तो सदल मिश्र की जो भाषा है उसमें ब्रज भाषा के साथ साथ पूर्वीपन भी दिखाई देता है। इन दोनों महानुभावों की सहायता से हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी की भी रचना की गई। पंडित सदल मिश्र के द्वारा लिखित नासिकेतोपाख्यान का एक दूसरा नाम भी है चंद्रवती। नासिकेतोपाख्यान को चंद्रवती भी कहते हैं। मुंशी सदा सुख लाल नियाज, अब तीसरे आ गए ना, लल्लूलाल जी जा चुके हैं। और ऊपर हमने किसका नाम पढ़ा? सदल मिश्र का,
पढ़ा। अब मुंशी सदासुखलाल नियाज़, इन्होंने सुख सागर की रचना की, हिंदी गद्य में की, जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ पर आधारित है। ये मुंशी सदासुखलाल नियाज़ जो हैं वो दिल्ली के रहने वाले थे, ठीक है। और ये जो है श्रीमद् भागवत पुराण का अनुवाद है, सुख सागर आधारित यहाँ पर लिखा हुआ है, तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ का ये अनुवाद है सुख सागर। उसके पश्चात देखिए इंशाअल्लाह खां, ये 4 लेखकों का नाम लिया जाता है, हिंदी गद्य में महत्वपूर्ण है ये। लल्लू लाल, सदल मिश्र और सदासुखलाल नियाज़, और चौथे हैं इंशाअल्लाह खां। इंशाअल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी लिखी, जिसे उदय भानु चरित के नाम से भी जाना जाता है। इस रचना के 2 नाम हैं, उदय भानु चरित या रानी केतकी की कहानी। इंशाअल्लाह खां जो हैं वो उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे, और ये भी दिल्ली के बाद फिर जो है वो लखनऊ में ही आ गए थे। इंशाअल्लाह खां की भाषा ठेठ हिंदी है, इसमें संस्कृत या अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग नगण्य है, न के बराबर है। ईसाई पादरियों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए हिंदी गद्य को माध्यम बनाया। ईसाइयों ने, विलियम केरे ने बाइबल का साथ साथ इंजील का भी अनुवाद हिंदी में करवाया, क्योंकि ईसाई धर्म का प्रचार करना चाह रहे थे ये, तो विलियम केरे ने जो बाइबल का अनुवाद है वो हिंदी में भी करवाया और बंगला में भी करवाया। उसी प्रकार इंजील का भी इन्होंने हिंदी में अनुवाद करवाया, ताकि इनकी पुस्तकें लोग आसानी से पढ़ें और इनका धर्म फैले, प्रसार हो उसका। 1817 ईस्वी में कलकत्ता बुक सोसाइटी और 1833 ईस्वी के लगभग आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई। इनकी प्रेरणा से विभिन्न विषयक हिंदी की पुस्तकें प्रकाशित हुई। बंगाल में राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में अनुवाद करके प्रकाशित करवाया। 1826 ईस्वी में कानपुर के पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में पहला समाचार पत्र निकला, जिसका नाम है उदंत मार्तंड, और ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी का पहला समाचार पत्र 1826 ईस्वी में, जिसका नाम उदंत मार्तंड है, कलकत्ता से, और पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में ये प्रकाशित हुआ। हिंदी के अखिल भारतीय महत्व को हिंदी के अखिल भारतीय महत्व को समझते हुए राजा राम मोहन राय ने सन 1829 ईस्वी में बंगदूत नामक हिंदी का एक पत्र प्रकाशित करवाया। राजा राम मोहन राय को भारतीय कोलंबस की उपाधि भी मिली थी। 1845 ईस्वी में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने काशी से बनारस अखबार निकाला। इसकी लिपि देवनागरी और भाषा उर्दू की और झुकी हुई थी, उर्दू की ओर झुकी हुई थी, यानी उसमें उर्दू का पुट था। क्योंकि देखिए जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे और राजा लक्ष्मण सिंह जो आगे नाम आएगा, ये दोनों हिंदी के पक्षपाती थे। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर थे, ठीक है, उन्होंने जब अखबार निकाला, बनारस अखबार निकाला, जिसमें भाषा जो है उसमें उर्दू का पुट था। क्यों? क्योंकि जो शिक्षा विभाग में मुस्लिम लोग ज़्यादा थे, उनकी दल जो है वो अधिक शक्तिशाली था। इसीलिए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने एक बीच का यानी मध्यम रास्ता अपनाया कि ना तो उनको कोई ऐसा विरोध हो, और तो इस प्रकार इसमें उर्दू की ओर झुकी हुई का क्या अर्थ है कि वो उर्दू का उसमें पुट ज़्यादा था। बनारस से ही 1850 ईस्वी में सुधाकर का प्रकाशन आरंभ हुआ। राजा लक्ष्मण सिंह, जो मैंने भी उनके साथ नाम बताया, ये दोनों ही लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद सितारे हिंद हिंदी के पक्षपाती बनकर आए हैं। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1860 ईस्वी में आगरा से प्रजा हितैषी नामक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। 1863 ईस्वी में आगरा से ही लोकमित्र का प्रकाशन भी आरंभ किया। उसके पश्चात नवीन चंद्र ने 1867 ईस्वी में ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। देखिए नवीन चंद्र, इनके बारे में भी थोड़ा सा बता दूं कि जो नवीन चंद्र थे वो भी ये पंजाब के थे, और जैसे शिव प्रसाद सितारे हिंद, लक्ष्मण सिंह ये हिंदी के पक्षपाती थे, इसी प्रकार से नवीन चंद्र भी हिंदी के ही पक्षपाती थे।
और उर्दू का पक्षपात करने वालों से इन्होंने बराबर संघर्ष भी किया। इनका एक लेख था जिसमें इन्होंने उर्दू की बजाय हिंदी को अपनाने पर जोर दिया था और गंभीर विषय को व्यक्त करने के लिए उर्दू की बजाय हिंदी को ही कहा था। तो इस प्रकार जो नवीन चंद्र का लेख जब उसने पढ़ा, किसने, गारसादा तासी ने जब ये लेख पढ़ा तो वो बहुत चिढ़े और उन्होंने नवीन चंद्र को हिंदू कहकर पुकारा था और हिंदी का विरोध भी किया और उर्दू का समर्थन किया, क्योंकि गारसादा तासी जो वो हिंदी के पक्के दुश्मनों में थे। एक और का नाम है जो आगे आएगा, फिर बताती हूँ मैं, सर सैयद अहमद खान। देखिए अभी अगली पंक्तियों में ही है। तो नवीन चंद्र भी हिंदी के हिमायती थे। 1837 ईस्वी में तत्कालीन संयुक्त प्रांत, उस समय जो अब उत्तर प्रदेश है, कि सभी सरकारी कार्यालयों की भाषा उर्दू कर दी गई। हिंदी के विरोध और उर्दू के समर्थन में गारसादा तासी और सर सैयद अहमद खान ने बहुत प्रयास किया। ये दोनों जो हैं, गारसादा तासी और सर सैयद अहमद खान, ये हिंदी के विरोधी थे। गारसादा तासी तो फ्रांसीसी विद्वान है, फ्रांस में रहते थे और फ्रांस में रहते रहते ही इन्होंने हिंदी का इतना विरोध किया है। और आपको ध्यान होगा सबसे पहले हमारा हिंदी का जो ग्रंथ लिखा गया वो भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। गारसादा तासी ने लिखा था इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। ठीक है, तो आप अब सोच ही लीजिए, जो हिंदी का इतना विरोध कर रहे थे तो किस प्रकार से उसने यहाँ पर दिखाया होगा। हालांकि मैंने पढ़ा नहीं है। तो देखिए, सर सैयद अहमद खां हिंदी को गवारू बोली कहते थे। अहमद खां क्या कहते थे? हिंदू को गवारू बोली सॉरी। इसी समय सर फ्रेडरिक पिक्ट, कहीं कहीं पर देखिए ये पिनकाट नाम आपको लिखा मिलेगा, सर फ्रेडरिक पिनकाट। ठीक है, यहाँ पर पिक्ट लिखा हुआ है, पिनकाट, जो अंग्रेज विद्वान थे, इन्होंने हिंदी का कट्टर समर्थन आरंभ किया। क्योंकि जब इन्होंने लक्ष्मण सिंह का शकुंतला नाटक पढ़ा और उसकी भाषा को जब देखा तो ये फ्रेडरिक जो है अंग्रेज पिनकाट, ये बहुत ही खुश हुए और उन्होंने उसका एक परिचयात्मक विवरण लिखा, बड़ा ही सुंदर लेख लिखा। आचार्य शुक्ल तो ये कहते हैं कि उस समय हिंदी के लेखकों के घर में पिनकाट साहब के 2-4 पत्र अवश्य ही मिलेंगे। तो ये व्यक्त करता है कि उनका भी हिंदी के प्रति कितना प्रेम था। धीरे धीरे हिंदी का प्रचार प्रसार से लेकर बंगाल से लेकर पंजाब तक होने लगा। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद शिक्षा विभाग में अधिकारी थे। कुछ समय बाद वे बनारस डिवीज़न के संयुक्त स्कूल इंस्पेक्टर बनाए गए। शिव प्रसाद सितारे हिंद हिंदी के समर्थक थे, लेकिन वह ऐसी हिंदी का प्रचार चाहते थे जिसमें अरबी फारसी के भी प्रचलित शब्द प्रचलित हों। इन्होंने बनारस अखबार के माध्यम से अपनी इस नीति का प्रचार किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती मूलतः गुजराती भाषी थे, फिर भी इन्होंने हिंदी परिमार्जित गद्य में सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। इन्होंने अपने मत का प्रचार प्रसार हिंदी में किया। भारतेंदु ने आर्थिक विषमता, स्वाधीनता, नारी शिक्षा, धार्मिक पाखंड, हिंदी भाषा आदि पर अपने विचार प्रकट किए। भारतेंदु ने लेखकों का एक ऐसा मंडल तैयार किया जिसमें पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, ठाकुर जगमोहन सिंह और लाला श्रीनिवास दास आदि थे। अब देखिए, मैंने ये 4 लेखकों का भी नाम आपको बताया जो जिनका हिंदी गद्य में योगदान है, शुरुआत मानते हैं। लेकिन आपको निष्कर्ष रूप से मैं बताऊं तो जब ये भारतेंदु जी का नाम आया है ना यहाँ पर, तो भारतेंदु जी को हम वास्तव में सही अर्थों में हिंदी गद्य का जनक हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि अभी ऊपर हमने पढ़ा ना कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कैसी हिंदी चाहते थे जिसमें अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग हो।
तो इसीलिए निचोड़ रूप में मैं आपको बता रही हूँ, आपको ये शब्द ध्यान रखने हैं कि जैसे मुंशी सदा सुखलाल की भाषा में क्या है, पंडिताऊपन है। 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। मुंशी सदा सुखलाल की भाषा में पंडिताऊपन है, और जो लल्लू लाल की भाषा में है उसमें ब्रज भाषापन है, और जो सदल मिश्र की भाषा है उसमें पूर्वीपन है, और शिव प्रसाद की भाषा में उर्दूपन है। तो इस प्रकार हाँ, एक और बच गई। राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा जो है वो विशुद्ध है, वैसे तो मधुर है, लेकिन उसमें भी आगरा की बोली का पुट था। तो इस प्रकार भाषा को जो संस्कार करते हुए भारतेंदु जी ने जो गद्य की भाषा का संस्कार किया है, तो हम कह सकते हैं उनका सबसे ज़्यादा योगदान हमें दिखता है। तो भारतेंदु जी ही सही अर्थों में हिंदी गद्य के जनक कहे जा सकते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है जो लास्ट में मैंने बताया। मुंशी सदा सुखलाल की भाषा में पंडिताऊपन है, लल्लू लाल की भाषा में ब्रजभाषापन है, सदल मिश्र की भाषा में पूर्वीपन है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा में उर्दूपन है, और लक्ष्मण सिंह की भाषा मधुर भी है, शुद्ध है, लेकिन उसमें भी आगरा की बोली का पुट है। तो इसीलिए भारतेंदु जी सही अर्थों में हिंदी गद्य के जनक हैं। तो आधुनिक काल की शुरुआत में आज की वीडियो इतनी ही। अगली वीडियो में हम भारतेंदु युग से शुरुआत करेंगे काव्य की। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। मुझे सुनने के लिए आप सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।